പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ മറുപടി പറയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും. दिल्ली पुलिस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाइयों और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनको, ये भी जरा समझ लो, देश का पढ़ा लिखा नौजवान मेरी इन बातों को जब सुनेगा और जो मैं बातें करता हूं उनकी जांच पड़ताल करेगा, तो आज जो अफवाहें फैलाई हैं, जो भ्रम फैलाया गया है, उसके खिलाफ देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये लोग, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिला और पुरुष के आधार पर बने स्थायी निवासी कानून से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का रास्ता आसान हो, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो पार्टियां यहां शोर मचा रही है, वो 2004 में कहां थी जब वहां की सरकार ने कहा कि राज्य से बाहर के निवासी से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की बेटियों की वहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तब तुम कहां थे? क्या वो भेदभाव भारत के संविधान की स्पिरिट के अनुसार था? साथियों, ये लोग आज किस स्थिति में है, किस तरह बौखलाए हुए हैं, जब उनके बयान देखता हूं तो और समझ में आ जाता है कि कितनी राजनीति गंदी करके रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है, अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। अरे पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बेइज्जती ना हो आपकी। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? क्यों ऐसा करते हो भाई? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में लोकशाही देश में, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कोई हिंसा से सहमत है क्या? आगजनी से सहमत है क्या? निर्दोषों की पिटाई से सहमत है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, मेरी सोच अलग है। उनके हाथ में जब हिंसा के साधन देखता हूं, हिंसा का व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा देखता हूं तो कुछ सुकून भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब हाथ में तिरंगा आ जाता है तो वो फिर कभी हिंसा का, अलगाव का, बांटने का, राजनीति का समर्थन कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को, हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ
हथियार उठाने वालों के खिलाफ, आतंकवादी हमले करने वालों के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को, और ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं है? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है। क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं? साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में न्योता दिया था। हमने नए रिश्ते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं खुद लाहौर चला गया था, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला। लेकिन आज जो इस्लामिक वर्ल्ड है, हमारे जो गल्फ के देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध मौजूदा दौर में भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन आज हमारे संबंध है, और उसके कई वजह हैं। इसके उदाहरण आज कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। पहला ये कि आज भारत तमाम देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर जॉर्डन, तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते आज एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन, सऊदी अरब हो या यूएई, मालदीव हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। भारत की संस्कृति के साथ अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। इसी का परिणाम है कि सऊदी अरब ने भारत से जाने वाले हज यात्रियों को कोटा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा किया। मैंने मांग की थी कि भारत में मुसलमान समाज में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, वे हज यात्रा करना चाहते हैं, और मैंने कहा मुझे 2 लाख का कोटा कर दीजिए। उन्होंने कर दिया था। भाइयों, पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम देशों ने जिस प्रकार और जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है, वो अभूतपूर्व है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या बहरीन,
इन सब देशों ने भारत के जितने कैदियों को छोड़ा है उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति उनका सम्मान। आपने देखा होगा कि मैं खुद जब इन देशों में जाता हूं तो उनके राष्ट्र प्रमुखों की सहमति के साथ वहां बसे भारतीयों के पास भी जाता हूं। वो भी बताते हैं कि इन वर्षों में उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बढ़ा है। साथियों, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में जितनी प्रगाढ़ता आज आई है वो वर्षों बाद हुई है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत बंटवारे के समय से चली आ रही समस्याओं को सुलझा रहा है। जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, ब्रॉडबैंड का विस्तार हो, बांग्लादेश के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस और उसके साथियों को पच नहीं रही है। वो यही सोचते हैं कि मोदी को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा और जो मिल रहा है, अगर यही चलता रहा तो भारत में उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी अफवाहें हैं, उनके जो झूठ है, मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारनामे हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया का मुसलमान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा तो भारत के मुसलमानों को डराने का काम कैसे करेंगे, ये इनकी चिंता है। और इसलिए समय समय पर ये दल नई नई साजिशें लेकर के आते हैं। इस समय भी इनकी साजिशों का नया दौर शुरू हुआ है। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 3 तलाक पर मुस्लिम बहन बेटियों और उनके पिता भाइयों के समर्थन ने इनकी टेंशन और बढ़ा दी है। और इसलिए मैं कहूंगा, टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। साथियों, आप आश्वस्त रहिए। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप आश्वस्त रहिए। इन लोगों की साजिशों के बावजूद आपका ये सेवक देश के लिए, देश की एकता के लिए, शांति और सद्भावना के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई देशवासी न देश को झुकने देना चाहता है, न देश को बटने देना चाहता है। भाइयों बहनों, ये लोग तो मेरे साथ आज से नहीं, 20 साल से, 2 दशकों से इसी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी यही पैटर्न है। मौत का सौदागर से लेकर अब तक देख लीजिए, उन्होंने यही खेल खेले हैं। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं और तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है। भाइयों बहनों, मुझे रास्ते से हटा देने के लिए हर तरह की कोशिश चल रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि जितनी नफरत ये लोग मुझसे करते हैं, देश की जनता का प्यार, देश की जनता का स्नेह उससे भी ज्यादा बढ़ करके मुझ पर बरसता है। जो लोग गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो, गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो भी ये मोदी देश के लिए जिएगा,
देश के लिए जूझता रहेगा, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। देश की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, देश के लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी होगा, वो करना ये हम सबका दायित्व है। वो आपका भी दायित्व है, वो मोदी का भी दायित्व है। भाइयों बहनों, आपका ये आशीर्वाद इनकी हर साजिश को बेनकाब करेगा, इनकी हर साजिश को नाकाम करेगा। और दिल्ली के मेरे साथियों, मुझ पर आपके इसी स्नेह को देखते हुए मैं आज खास करके अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? मांगू? कुछ मांगूंगा तो बुरा नहीं मानोगे ना, लेकिन मांगूंगा फिर कुछ दोगे नहीं तो क्या होगा? मांगो, आप देंगे क्या? भरोसा करता हूं आप पर। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप दिल्ली के जिस भी इलाके में रहते हैं, वहां पर अगले एक हफ्ते तक जबरदस्त सफाई का अभियान शुरू किया जाए। और 1 जनवरी नए साल का स्वागत और ज्यादा साफ सुथरी दिल्ली के साथ किया जाए। करोगे? सामूहिक रूप से करना होगा, कॉलोनी के सब लोगों ने मिलकर के करना होगा। करोगे? दूसरा काम, उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे? पक्का करेंगे? अपनी कॉलोनियों को आपको स्वच्छ बनाना है। बुरी आदतें हो, नशीले पदार्थ हो, उसको भी अपनी कॉलोनियों से पूरी तरह मुक्त करना है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप सभी लोगों के सहयोग से दिल्ली और भी निखरे, दिल्ली और भी सुंदर बने, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर दिल्ली के लाखों साथियों को अपने घर, अपनी जमीन के अधिकार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं दिल्ली में भी और देश में भी सभी आंदोलनकारियों से अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए आग्रह करता हूं। हिंसा से किसी का भला नहीं होगा, हमें हिंसा से दूर रहना ही होगा। ये देश हमारा है, यहां के लोग हमारे हैं, उनका उज्जवल भविष्य ये के साथ हम सबका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഡൽഹി സർക്കാരിനെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും കേജ്രിവാളിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രസംഗം പിന്നീട് മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസിനെതിരെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായി മാറി. വർഷങ്ങളോളം രാജ്യം ഭരിച്ചവരെയും വർഷങ്ങളോളം ഡൽഹി ഭരിച്ചവരെയും കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ഡൽഹി ഇന്നും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഡൽഹി ഇന്നും ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിലെ ഭവനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നരേന്ദ്രമോദി BJP ഒരിക്കലും കപട വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കില്ല എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പ്രതിരോധം ഉന്നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദഗതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് പറഞ്ഞത്.